विराट का ऐसा व्यवहार देखकर अनु समझ नहीं पाई कि वे आखिर चाहता क्या है। इतना सब होने पर भी वे उसे सिंपैथी क्यों दिखा रहा है। तब तक जमुना काकी उसके लिए खाना लेकर आ गई थी। थोड़ा सा खा लो बिटिया, वरना बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और फिर तुम तो वैसे भी कमजोर हो। डॉक्टर ने तुम्हें खून की कमी बताई है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत अभागन हूं मैं। मुझे देखकर तो सौतन भी डर जाए। जमुना की बात सुनकर अनु ने कहा। नहीं चाहते हुए भी उसकी आंखों के कोर नम हो गए थे। किसी तरह उसने 2 कौर खाए, फिर पानी पीकर बिस्तर पर लेट गई। उसके कानों में रह रहकर मेघा की बात गूंज रही थी। बस एक बार मम्मी जी ठीक होकर घर आ जाएं, उसके बाद मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विराट जी को परेशानी हो। तभी उसके दिल ने कहा, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि सुषमा जी तुम्हें इस घर से जाने देंगी, और वे भी तब जब तुम माँ बनने वाली हो। उनका तो बरसों का सपना पूरा होने वाला है। ऐसी हालत में वह तुमसे नाराज जरूर हो सकती है, लेकिन तुम्हें घर से कभी नहीं जाने देंगी। तभी कमरे में आहट हुई। अनु ने देखा, बिस्तर के दूसरे छोर पर विराट लेट गया था। अपने सिर के नीचे बाहों को दबाए वह छत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। अनु समझ रही थी कि इस वक्त वह भी उसी टेंशन में है जिसमें मैं हूँ। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में विराट की आवाज आई। सॉरी अनु। आवाज सुनकर अनु ने अपनी आंखें खोली और करवट बदलकर विराट की तरफ देखने लगी। आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? वैसे मेघा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी कि हमारी शादी किन शर्तों पर हुई है। सब मेरी गलती है। ऐसा बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तुमने मेरे लिए और इस घर के लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर तुम अपने घर वालों की तरह होती तो अब तक तुमने मेरा आधा बैंक अकाउंट खाली कर दिया होता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक समझदार पत्नी की तरह मेरे घर की सारी सिचुएशन को हैंडल किया। इतना कहते हुए विराट उठ बैठा था। उसकी बात सुनकर अनु ने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है कि आज तुम बहुत ही हर्ट हुई हो। मेघा ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन यकीन मानो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। अचानक से तुम्हारी माँ बनने की खबर सुनकर मैं भी शौक रह गया था। इतना कहते हुए उसने अनु की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, ना क्रोध के, ना खुशी के, और ना ही गम के। बहुत रात हो चुकी है विराट जी, सो जाइए। सुबह हमें हॉस्पिटल भी जाना होगा। इतना कहकर उन्होंने करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। विराट कुछ पल तक बिस्तर पर बैठा हुआ चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने नाइट लैंप ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगा। मेघा का घर। मेघा इस वक्त अपने घर में बिस्तर पर लेटी हुई जैसे अंगारों में लौट रही थी। उसके दिमाग में अनेकों तरह के काल्पनिक इमेजिनेशन हो रहे थे। वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती तो उसे सपने में विराट और अनु एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार करते हुए नजर आते, और वह घबराकर अपनी आंखें खोल देती। नहीं नहीं, ये मेरी कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। अगर उन दोनों के बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? यह तुमने बहुत ही गलत किया विराट। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेघा ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए गुस्से के साथ कहा। क्रोध के मारे उसकी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थी, जबड़े भींचे हुए थे। तभी जैसे उसकी अंतर आत्मा ने जोर से कह कहा लगाते हुए उसे आईना दिखाने की कोशिश की। क्या कहा तुमने? कि विराट ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? धोखा तो तुमने किया है मेघा, विराट के साथ, उसके प्यार के साथ। तुमने प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उसे ब्लैकमेल करके अपना फायदा देखा है। बिल्कुल नहीं। मैं भी विराट से सालों से प्यार करती आ रही हूँ। वे तो मेरे फ्यूचर और कैरियर का सवाल था, इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं जाती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मेघा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अच्छा चलो, ये तो माना तुमने कि तुमने अपने कैरियर और फ्यूचर के लिए तुम अमेरिका चली गई, लेकिन याद करो, जाते जाते तुमने साफ साफ कह दिया था कि वह चाहे तो शादी कर सकता है। अरे बेवकूफ लड़की,
प्यार तो विराट करता है तुमसे, इसलिए तो उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने अपनी मरती हुई माँ के सपनों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया, और तुम उसे ही गलत कह रही हो। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती तो उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसका साथ देती। अमेरिका तो तुम बाद में भी जा सकती थी। खुदगर्ज विराट नहीं, बल्कि खुदगर्ज तुम हो। सुना तुमने? तुम एक सेल्फिश लड़की हो। तुम्हें उसे गलत कहने का कोई हक नहीं बनता। चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ खामोश रहो। इतना कहते हुए उसने अपने पास पड़ा हुआ गुलदान उठाया और शीशे पर दे मारा, जिसमें उसे खुद की ही छवि दिखाई दे रही थी। एक जोरों की आवाज के साथ वह शीशा टूट गया और उसके टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। इसके साथ ही उसे अपना अश्क दिखाई देना भी बंद हो गया और आवाज सुनाई देनी भी बंद हो गई। क्या हुआ मेघा, तुम ठीक तो हो? उसके कमरे से आती हुई तेज तेज आवाज को सुनकर मेघा की मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई। दरवाजा खोलो मेघा, क्या हुआ? बाहर से उसकी मम्मी अभी भी आवाज लगा रही थी। किसी तरह मेघा ने अपने आप को शांत किया और गहरी गहरी सांस लेते हुए उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी मम्मी कमरे में आई और चारों तरफ टूटे हुए शीशे को देखकर हैरान हो गई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। ये शीशा कैसे टूट गया? उन्होंने आश्चर्य से कहा। शीशा ही नहीं, बल्कि मैं भी टूट गई हूँ मम्मी। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। इतना कहते हुए मेघा अपनी मम्मी के गले से लिपट गई और रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेघा की मम्मी अंदर तक कांप गई। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो इसने अपनी ऐसी हालत बना रखी है? पहले ये शांत तो हो जाए, उसके बाद इससे बात करती हूँ। उन्होंने अपने मन में सोचा और फिर मेघा को शांत करने लगी। हॉस्पिटल में सुषमा जी को होश आ चुका था। उनके नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी और कुछ और मशीनों को भी उनके शरीर से जोड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि बगल में चेयर पर बैठी हुई नर्स ऊँघ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। उन्हें मेघा की कही हुई बातें याद आ रही थी। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि उनके बेटे ने इतना बड़ा धोखा किया उनके साथ। अस्पताल में बेड पर लेटी लेटी सुषमा जी सोच रही थी कि क्या उनका बेटा विराट सच में उनसे प्यार करता है या फिर वे उनके मरने का इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं सही सोच रही हूँ। उसे यकीन था कि मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ, इसलिए उसने मेरा मन रखने को ये झूठी शादी का नाटक किया। लेकिन अनु, उसने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या वह भी इस खेल में शामिल है और पैसे के लालच में आकर विराट का साथ दे रही है? ये सारी बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें याद आया कि पिछले कुछ दिनों से अनु परेशान दिखाई दे रही थी। क्या मेरे बेटे ने अपने रिश्ते का नाजायज फायदा उठाया? बिल्कुल यही बात रही होगी। तभी तो पिछले कुछ महीनों से वह इतनी परेशान और टेंशन में दिखाई दे रही थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी उनके दिल से आवाज आई। उस लड़की के घर के हालात और उसके परिवार वालों से तो तुम मिल ही चुकी हो सुषमा। क्या इन सब चीजों को देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि वह लड़की अपनी मजबूरी तुम्हें बता पाती? अपने दिल की आवाज सुनकर सुषमा जी ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से सब कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। सारी चीजों को बड़ी बारीकी के साथ देखने पर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गरीब घराने की एक सीधी साधी लड़की लकी और विराट के प्रपोजल के आगे इनकार नहीं कर पाई होगी। उस बेचारी के कंधे पर ही तो पूरे घर का भार है और उस पर से उसकी माँ। भगवान न करे किसी भी लड़की को ऐसे माँ बाप मिले। शायद इन्हीं मजबूरियों की वजह से उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और अपने पूरे दिल से वह मेरी सेवा करती रही। मेरे बेटे विराट और उस लड़की मेघा ने मिलकर बेचारी अनु की जिंदगी खराब कर दी। जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही दोषी है। उस मासूम लड़की की कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरी आंखें बंद होते ही उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेघा जैसी मतलबी लड़की कभी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अनु माँ बनने वाली है। वह मुझे मेरे खानदान का वारिस देने वाली है। मैं उसे किसी भी हाल में बेघर होता हुआ नहीं देख सकती। आज उसकी वजह से ही मैं कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकल पाई हूँ। मुझे एक बार फिर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा।
खुद के लिए नहीं बल्कि अनु के लिए और उस मासूम से बच्चे के लिए। वैसे भी भले ही विराट ने उसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिग्नेचर करवाए हों, लेकिन ये शादी पूरे विधि विधान और रस्म रिवाज के साथ हुई है। इसलिए उन दोनों को अलग होने के लिए डिवोर्स लेना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। इन सारी बातों को सोचते हुए धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा था। उनकी आंखों के आगे बार बार अनु का मासूम चेहरा कांप रहा था। अगले ही पल उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, घबरा मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह जब उनका मन कुछ शांत हुआ तो अपने आप ही उन्हें नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ मेघा सारी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हे भगवान, आज तक तूने मेरी सारी विश पूरी की है, एक अंतिम बार और मांग रही हूँ, उस बुढ़िया का काम तमाम कर दो। उसके मरते ही विराट मेरा हो जाएगा। यही सोचते हुए वह विराट के घर जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने सोचा कि मैं अनु को भी इतना डरा धमका दूंगी कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। सुषमा विराज मेंशन, अनु और विराट दोनों ही सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए थे। वे दोनों हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि उन्हें सुषमा जी से विजिटिंग आवर में ही मिलने दिया जाएगा। जमुना ने चाय नाश्ता तैयार किया और उन दोनों के कमरे में लेकर चली गई। तुम दोनों थोड़ा सा खा लो बचवा, रात भी तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। और अनु बिटिया, तुम तो जल्दी से कुछ खा ही लो। अरे अपना नहीं तो कम से कम उस नन्ही सी जान का ख्याल करो। जमुना की बात सुनकर विराट ने अनु की तरफ देखा, फिर खाने की प्लेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ गया। जमुना काकी बिल्कुल सही कह रही हैं अनु, तुम्हें एक बार फिर से इस घर के साथ साथ मेरी मम्मी को भी संभालना होगा। इस बार सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतना कहते हुए विराट ने रोटी सब्जी का एक छोटा सा ग्रास बनाकर अनु की तरफ बढ़ा दिया। ये सब कुछ देखकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि अगर हम भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह होते तो मैं कितनी खुशकिस्मत होती कि मुझे इतना केयरिंग हस्बैंड मिलता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी सही ढंग से निभा सकूं, इसलिए विराट मेरा ख्याल रख रहे हैं। खैर जो भी हो, इन सब में मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या दोष है। मुझे उसके लिए तो जीना ही होगा और जीने के लिए खाना भी होगा। यही सोचकर उसने विराट के हाथों से प्लेट ले ली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसे खाता हुआ देखकर विराट ने भी अपनी प्लेट उठाई और खाने लगा। उन दोनों को नाश्ता करते हुए देखकर जमुना वापस चली गई थी। उनके चेहरे पर संतोष था। मेरा ख्याल है घर पर रुकने की बजाय हमें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, उन्होंने विराट की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। तो विराट ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए कमरे से बाहर निकल आए। ठीक उसी वक्त मेघा की गाड़ी विराज मेंशन में आकर रुकी। गुड मॉर्निंग विराट, कैसे हो? और अस्पताल से कोई फ़ोन आया? आंटी जी कैसी हैं आप? मेघा ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। उसकी जुबान भले ही विराट से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी जलती हुई नजरें अनु पर ही टिकी थी। अनु ने इस वक्त उसके मुंह लगना सही नहीं समझा। वह चुपचाप बाहर निकल गई। विराट सब कुछ देख और समझ रहा था, इसलिए उसने मेघा को शांति से समझाते हुए कहा, फिलहाल मम्मी खतरे से बाहर हैं, हम लोग अस्पताल ही जा रहे हैं और बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ न जाओ। हो सकता है तुम्हें मेरे साथ देखकर मम्मी की तबीयत फिर से बिगड़ जाए। लेकिन विराट, इस तरह भागने से क्या होगा? एक ना एक दिन तो आंटी जी को ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। कल की बातें कल देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम अपने घर जाओ, हमें भी अस्पताल के लिए देर हो रही है। इतना कहते हुए विराट मेघा को छोड़कर आगे बढ़ गया और अनु को साथ लेकर अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। ये सब कुछ देखकर मेघा का खून खौल गया। वह अपने आप को बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया विराट। उस 2 कौड़ी की लड़की के आगे तुमने मुझे अवॉइड किया। ये तो तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहते हुए वह तेजी से पलटी और बाहर निकल गई। आंधी तूफान की तरह गाड़ी ड्राइव करते हुए वह अपने घर पहुंची। वह लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेघा की मम्मी सब कुछ देख रही थी। एक तो वह रात की घटना से पहले ही परेशान थी
ऊपर से मेघा का ऐसा व्यवहार देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। वह भी तेजी से मेघा के कमरे की तरफ बढ़ गई और उसे आवाज देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगी। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दे। हॉस्पिटल में विराट अनु को लेकर जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो बाकी के डॉक्टरों ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनसे हाथ मिलाया। मेरी मम्मी अब कैसी है डॉक्टर? फिलहाल वह पहले से बेहतर है। उनकी बीपी भी नॉर्मल है। खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब की वजह से उनकी बीमारी फिर से लौट आए। डॉक्टर की बात सुनकर विराट के चेहरे पर एक खिंचाव सा नजर आने लगा। जो भी हो डॉक्टर, मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। देखिए मिस्टर विराट, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ दवाई दी जाती है। पेशेंट को सुकून तो घर में जाकर मिलता है। इसलिए पिछली बार की तरह ही आप लोग उनका ख्याल रखिए। हो सकता है सब ठीक हो जाए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। विराट ने एक बार अनु की तरफ गहरी नजरों से देखा, मानो वह उससे कुछ कहना चाह रहा हो कि अब तुम ही सब कुछ ठीक कर सकती हो। अनु भी उसकी नजरों का आशय समझ रही थी। उसने बगैर कुछ कहे अपने कदम आईसीयू की तरफ बढ़ा दिए। जब वे लोग सुषमा जी के पास पहुंचे तो उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वह इस वक्त जाग रही थी। अनु को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिलहाल विराट की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे कुछ कह सके, इसलिए वह चुपचाप बाहर निकल गया। अनु उनके बेड के पैदाने चुपचाप खड़ी थी। सुषमा जी उसके दिल की बात समझ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मुंह पर लगे हुए ऑक्सीजन मास्क को हटाया और उठकर बैठ गईं। तुम वहां क्यों खड़ी हो अनु? आओ, यहाँ मेरे पास आओ। सुषमा जी ने अनु की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से मीठी आवाज में कहा तो अनु को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह तो सोच रही थी कि होश में आते ही सुषमा जी भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन यहाँ तो मजरा ही उल्टा था। वह तो उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रही थी और अपने पास बुला रही थी। अनु को हैरानी से अपनी तरफ देखते हुए पाकर सुषमा जी ने फिर से उसे अपने पास बुलाया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुम पर नाराज होऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बड़ी गहराई से सोचा है। जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुषमा जी के मुंह से ये बात सुनकर अनु को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वह दौड़ती हुई गई और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। तुम्हें इस तरह रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोएंगे तो ये लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। इतना कहते हुए सुषमा जी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तो आपने मुझे माफ कर दिया मम्मी जी। यकीन मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो शुरू से ही इसके खिलाफ थी, लेकिन लक्की भैया ने धमकी दी थी कि मुझे फिर से कहीं दूसरी जगह कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर सुषमा जी का दिल भर आया। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल तक तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और फिर कुछ महीने के बाद हम दोनों मिलकर अपने घर आने वाले उस नन्हे मेहमान का ख्याल रखेंगे। सुषमा जी ने मुस्कुराकर कहा तो नहीं चाहते हुए भी अनु के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। वहीं बाहर खड़ा विराट भी जो खिड़की से छुपकर उन दोनों को देख रहा था, अपनी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने भी चैन की सांस ली और उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। काफी देर तक अनु सुषमा जी के पास बैठी बातें करती रही। तभी कुछ नर्सें आईं और उन्हें लेकर चली गईं। उनके कुछ टेस्ट जो करने थे। अनु बाहर आकर खड़ी हो गई। उसे विराट कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो देखा हॉस्पिटल के कैंपस में बने हुए कॉफी के स्टॉल पर खड़ा वह कॉफी पी रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए अनु भी उसकी तरफ बढ़ गई। तभी उसका मोबाइल ब्लिंक करने लगा। उसने देखा कि उसकी मम्मी गीता जी का कॉल था। एक बार तो अनु के मन में आया कि वह कॉल डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उनका कॉल अवॉइड करने का मतलब है कि वह हजार ताने मारकर दिमाग का दही कर देंगी। यही सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। मैं कहती हूँ कि बड़े घर की बहू बनने के बाद
तू अपने आप को सचमुच की महारानी समझने लगी है क्या? कब से मैं कॉल कर रही हूँ, रिंग जा रही है, लेकिन तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हमेशा की तरह गीता जी ने जली कटी सुनाते हुए कहा। माँ, वे मैं हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी जी। उन्होंने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि दूसरी तरफ से गीता जी ने उसकी बात काटते हुए खुशी खुशी कहा, अरे क्या हुआ? तेरी मम्मी जी को मर गई क्या? चल अच्छा ही हुआ जो मर गई, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। अपनी मम्मी के मुंह से सुषमा जी के लिए ऐसी बात सुनकर अनु को बहुत ही गुस्सा आया। छे, क्या कह रही हो मम्मी? क्या तुम्हें जरा भी? अरे, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? वैसे भी बुढ़िया मरने ही वाली थी। जितनी जल्दी मरेगी उतनी ही जल्दी तुझे भी वहां से छुटकारा मिलेगा और मुझे भी बाकी के पैसे मिलेंगे। गीता जी ने अनु की बात को फिर से बीच में ही काटते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अनु को इतना गुस्सा आया, साथ ही दुख भी हुआ कि आखिर किस मिट्टी की बनी है उसकी माँ। किसी दूसरे के दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं। यही सोचकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। उसने देखा दूर खड़ा विराट उसे गौर से देख रहा था। दूरी होने के कारण उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वह इतना समझ गया था कि किसी के कॉल की वजह से अनु परेशान है। कहीं मेघा ने तो फिर से उसे बुरा भला नहीं कहा। विराट अभी यही सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल भी ब्लिंक होने लगा। लगता है अनु को खरी खोटी सुनाने के बाद मेघा अब मुझे सुनाना चाहती है। यही सोचकर उसने जब अपना मोबाइल देखा तो पाया कि मेघा का कॉल नहीं था, ये तो अनु की मम्मी गीता जी का कॉल था। फिलहाल वह इतनी टेंशन में था कि किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर चैन की सांस लेते हुए उसने अनु की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही चली आ रही थी। उसे परेशान देखकर विराट को इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी की तबीयत फिर बिगड़ गई। क्या हुआ अनु? मम्मी ठीक तो है? हाँ, फिलहाल उन्हें कुछ टेस्ट के लिए ले जाया गया है। विराट की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, फिर दूसरी तरफ देखने लगी। कल रात की बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अनु। उसकी बात सुनकर अनु चौंक गई, फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, मगर आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? मैं मेघा की बदतमीजी के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। उसने कल तुम्हारे साथ जो भी किया ठीक नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके पीछे मेरी भी गलती थी। विराट ने धीरे से कहा, अब जो हो गया सो हो गया। वैसे मेघा ने जो भी कहा सच ही कहा। अब तो मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जी ठीक हो जाए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। इतना कहते हुए अनु का गला भर आया था और वह उठकर दूसरी तरफ चली गई। फिलहाल जो परिस्थितियाँ सामने थी उसमें किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। विराट को रह रहकर इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेघा फिर से कोई हंगामा कर दे, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ जाए। अगले दिन आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। फिलहाल इनकी बीपी, पल्स और हार्ट बीट सभी नॉर्मल है और हमने उनकी पुरानी बीमारी के टेस्ट के लिए जो सैंपल लिए हैं उनकी रिपोर्ट आने पर हम आपको कॉल करेंगे। डॉक्टर ने सुषमा जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था और अब विराट से उनको घर ले जाने को कहा। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर विराट और अनु दोनों को बहुत तसल्ली हुई। थोड़ी देर के बाद वह सभी लोग घर लौट रहे थे। सुषमा जी अभी भी खामोश थी। वह विराट से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अपनी मम्मी की नाराजगी को देखते हुए विराट को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे बात कर सके। उन दोनों के बीच में अनु ही थी, जो उनके मैसेंजर का काम कर रही थी। सुषमा जी के घर लौटकर आने से घर के सभी नौकर भी बहुत खुश थे। उनके डाइट चार्ट के मुताबिक उन लोगों ने उनका खाना तैयार कर दिया था। अनु उनके लिए जूस लेकर आ रही थी कि तभी वॉचमैन ने आकर बताया कि छोटी बहू, आपकी मम्मी आई हैं। उसने जैसे ही सुना कि उसकी माँ आई है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे इस बात का डर लगने लगा कि कहीं वे यहाँ हंगामा न खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ सुषमा जी चुपचाप बैठी सबके चेहरे का रिएक्शन देख रही थी। बात अगर पहले वाली होती तो वह अभी तक खुशी खुशी आगे बढ़कर गीता जी को बुला चुकी होती, लेकिन अब तो उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें अपनी बेटी से नहीं बल्कि पैसों से मतलब है। तो उन्होंने भी कुछ कहने सुनने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। सभी को खामोश देखकर वॉचमैन ने फिर से पूछा, उन्हें अंदर ले आऊं क्या? नहीं भैया, उन्हें अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही बाहर जाकर उनसे मिल लेती हूँ। और वैसे भी मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बता दिया है,
उन्हें मुझसे मिलकर तुरंत निकलना होगा। अनु ने वॉचमैन के आगे अपनी और अपनी माँ की इज्जत बचाते हुए कहा। उन्हें अंदर बुला लो अनु, बेकार में तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। सुषमा जी की बात सुनकर अनु के कदम वहीं रुक गए। दूसरी तरफ वॉचमैन ने जैसे ही सुना कि सुषमा जी ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा है तो वे बाहर चला गया। वॉचमैन ने सामान के साथ गीता जी को अंदर भेज दिया। गीता जी ने जब इतनी बड़ी हवेली में कदम रखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह पहली बार इस हवेली में आई थी। मेन गेट से लेकर अंदर तक सुंदर सड़क बनी हुई थी जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई एक राउंड शेप में बनाते हुए पोर्टिको तक चली गई थी, जिसके दोनों तरफ रंगीन बजरी बिछी हुई थी। दूर दूर तक बगीचे में रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे। सड़क के राउंड शेप वाले हिस्से में बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन लगा हुआ था। हे भगवान, जब घर के बाहर इतना सुंदर नजारा है तो घर के अंदर ना जाने और क्या क्या होगा। गीता जी ने मन ही मन सोचा और वे अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा अनु वहां आ गई। वह उन्हें घर के अंदर लेकर जाने के बजाय बाहर बगीचे में रखे हुए गार्डन चेयर पर ले जाकर बैठा दिया। ऐसी क्या बात हो गई माँ कि आप सुबह से फोन पर फोन किए जा रही हैं, जबकि मैंने आपको बता दिया था कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वाह, अब तो तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। लगता है तुझे भी यहाँ की हवा लग गई है और तू अपने आप को सचमुच की महारानी समझने लगी है। गीता जी ने उसे जली कटी सुनाते हुए कहा। मैं तो वही हूँ माँ, लेकिन आप सब लोग बदल गए हैं। आप सबके मन में लालच का शैतान समा गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आप मुझे इस बात की धमकी नहीं दे सकती हैं कि सारी बातें सुषमा जी को बता देंगी, क्योंकि अब उन्हें सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। इतना कहते हुए अनु के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। अपनी डरपोक और गूंगी बेटी को अचानक से इतना कुछ बोलते सुनकर गीता जी अवाक रह गईं। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी अंदेशा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं लालची हूँ? मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हारा सुख देख नहीं सकती? अरे मैं तो तुम्हें इसलिए फ़ोन की थी कि विराट ने इस महीने पैसे नहीं दिए। तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। कविता और सपना के ट्यूशन और कॉलेज की फीस देनी बाकी है। गीता जी ने अपनी आवाज़ मुलायम बनाते हुए कहा। क्यों? सुधांशु को बिजनेस करवा तो दिया है, उससे पैसे क्यों नहीं लेती? अनु गीता जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। अब क्या कहूँ तुझे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो उस नालायक ने शराबी की बेटी से शादी कर ली, ऊपर से वह लड़की भी जहर की पुड़िया है। दोनों मियाँ बीवी एक पैसा नहीं देते। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? गीता जी ने हताश होते हुए कहा। अपनी बेटी का आत्मविश्वास देखकर और उसकी बात सुनकर वह तो पहले ही समझ गई थी कि अब वह पहले की तरह अनु को डरा धमका नहीं सकती हैं। इससे पहले कि अनु कुछ कहती, सुषमा जी वहां आ गई और उन्होंने गीता जी को देखते हुए कहा।